हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। एंड गाइस, इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का सारा बेसिक पढ़ा दिया है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने ये भी बताया था। तो मैंने सारा बेसिक इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, वरना एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, एंड यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा है ना, इस पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो वो वाली वीडियो को। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट में ये वाला डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। निकाल देते हैं। सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं सबसे पहले। माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट को देखो वो कौन सी रो में है, इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में है। देखो जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी रो देखो, ये वाली रो है एंड ये वाला कॉलम है। इसको अपने दिमाग से निकाल दो, जो एलिमेंट बचा वो हमारा माइनर हो गया। तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा A11 होता है ना, इसलिए हमने M11 लिख दिया। माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3। दैट्स इट। अब माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट निकाल दो। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा -4। अब -4 को ध्यान से देखो, -4 की रो ये वाली है, कॉलम ये वाला है, तो एलिमेंट कौन सा बचा, 0 बचा, तो 0 हमारा माइनर आ गया। माइनर ऑफ -4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट्स इट। फिर माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट निकाल देते हैं। M21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M21 क्या है हमारा 0। तो अब 0 को ध्यान से देखो, 0 की रो कौन सी है, ये वाली। एक सेकंड रुको, मैं रब करके अच्छे से समझाता हूं। 0 की रो कौन सी है, ये वाली। कॉलम कौन सा है, ये वाला। इसको अपने दिमाग से निकाल दो, जो एलिमेंट बचा वो हमारा माइनर हो गया। तो माइनर ऑफ 0 क्या हुआ, -4। यहां पे लिख दो। देन माइनर ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारा, M22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है 3 है। अब 3 को ध्यान से देखो, 3 की रो कौन सी है, ये वाली। कॉलम कौन सा है, ये वाला। एलिमेंट कौन सा बचा, ये। तो ये हमारा माइनर आ गया। माइनर ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या आ गया, M22 इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। ये हमारे माइनर्स निकल गए। अब कोफैक्टर्स क्या होंगे, मैंने आपको बताया जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं वो सेम टू सेम माइनर ही आते हैं। जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं A11, A12, A21 एंड A22, जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं वो सेम टू सेम माइनर ही आते हैं। जैसे M11 क्या है हमारा 3, तो A11 भी हमारा 3 आएगा। M12 हमारा 0 है तो ये भी हमारा 0 आएगा। 22 हमारा क्या है 2, तो A22 भी हमारा 2 आएगा। M21 हमारा -4 है तो ये भी हमारा -4 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में बस इतना ही फर्क होता है, कोफैक्टर्स के आगे ना हम साइंस लगा देते हैं बस, इसकी पोजीशन के हिसाब से। जो हमारी पोजीशन होती है ना उसके हिसाब से साइन आ जाते हैं। तो यहां पे साइन कैसे लग जाएंगे, -1 की पावर 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है हमारा इवन। तो जब भी -1 की पावर इवन होती है तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 3। पॉजिटिव 3 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे A12 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2। अब 1 + 2 क्या होता है हमारा ऑड। -1 की पावर ऑड क्या आ जाएगा हमारा माइनस। तो -0 लिखो या 0 लिखो, बात एक ही है। तो हमारा A12 क्या आ गया 0। सिमिलरली इस पे आ जाओ, देखो हमारा यहाँ पे 2 1 है तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। अब 1 + 2 क्या होता है हमारा ऑड, तो हमारी -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ये हमारा A22 है तो हमारा -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा। 2 + 2 क्या होता है इवन, तो -1 की पावर इवन क्या होती है, पॉजिटिव। तो इज इक्वल टू हमारा 2 ही आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2 ये सब नहीं लिखना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको बताई भी है।
जब भी हमारी इवन पोजीशन होती है, इट मीन्स जब भी हमारा इन दोनों का सम इवन होता है तब पॉजिटिव आता है, जब भी हमारा इन दोनों का सम ऑड होता है तो नेगेटिव आता है। ये चीज ध्यान रख लेना, जब भी हमारा इन दोनों का सम ऑड होता है तो नेगेटिव आता है, जब भी हमारा इन दोनों का सम इवन होता है तो पॉजिटिव आता है। सही है? तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस फोर, फोर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस टू टू ही रहेगा, ये प्लस थ्री है। माइनस जीरो को तो माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, बात एक ही है। दैट्स इट, ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए। इजी तरीका यही है, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, माइनस वन की पावर वन प्लस टू, ये सब लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो डायरेक्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे सबसे पहले माइनर्स निकालो, M11, M12, M21 एंड M22 निकालो, क्या आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है हमारा ये। सबसे पहला एलिमेंट देखो ए है। अब ए को देखो कौन सी रो में है एंड कौन से कॉलम में है। ए जो है हमारा इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में है, तो माइनर क्या आ गया, डी। माइनर ऑफ ए क्या है हमारा, डी। माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डी। सिमिलरली माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट निकालो। सेकंड एलिमेंट है हमारा सी। अब सी को ध्यान से देखो, सी हमारा इस वाले कॉलम में है एंड इस वाली रो में है, तो एलिमेंट कौन सा बचा ये, तो इस एलिमेंट को लिख दो यहाँ पे। माइनर ऑफ सी क्या आया, माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू बी। दैट्स इट। अब सिमिलरली माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट निकाल दो। थर्ड एलिमेंट है हमारा बी, इसको निकालते हैं। थर्ड एलिमेंट है हमारा बी। अब बी को देखो इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में, एलिमेंट कौन सा बचा, सी, तो सी को लिख दो बस। माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट M21 इज इक्वल टू सी। सिमिलरली माइनर ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या आ जाएगा, M22 इज इक्वल टू फोर्थ एलिमेंट हमारा ये। फोर्थ एलिमेंट को देखो, इसकी रो कौन सी है, ये वाली, कॉलम कौन सा है, ये वाला, एलिमेंट कौन सा बचा, ये, इसको लिख दो बस। तो माइनर ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या आ गया हमारा, ए। दैट्स इट, ये हमारे माइनर्स हो गए। सिमिलरली कोफैक्टर्स निकाल दो। कोफैक्टर्स का मैंने आपको बताया हुआ है, कोफैक्टर्स जो होते हैं हमारे सेम टू सेम माइनर आते हैं। A11, A12, A21, A22 निकालो क्या आएगा। सबसे पहले जो हमारे माइनर है उनको ऐसे कैसे लिख दो कोफैक्टर्स के आगे, D, B, A21 के हमारा C आ जाएगा यहाँ पे, देन M22 A है तो A22 हमारा A आ जाएगा यहाँ पे। अब बस इनके आगे साइन लगा देंगे। साइन कैसे लगाएंगे, जब भी हमारी इवन पोजीशन होती है तब हमारा पॉजिटिव आता है, जब भी हमारी ऑड पोजीशन होती है तब हमारा नेगेटिव आता है। इवन पोजीशन का क्या मतलब है मेरा, मतलब इन दोनों का सम जब इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, जब इन दोनों का सम ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का सम ऑड है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। जब इन दोनों का सम ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा, जब इन दोनों का सम इवन है तो पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डी लिखो या डी लिखो, बात एक ही है। पॉजिटिव ए लिखो या ए लिखो, बात एक ही है। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, निकाल देंगे। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो बेसिक्स वाली वीडियो थी ना एक्सरसाइज 4.4 की, उसमें मैंने आपको ये वाला पार्ट करा दिया था, तो जिसने वहां पे कर लिया था यहाँ पे रहने दो, मैं दोबारा करा रहा हूं, कोई बात नहीं। सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। जिसको वहां पे अच्छे से समझ नहीं आया यहां पे समझ लेना। माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा ये। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी रो कौन सी है, ये वाली, इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। इसको दिमाग से हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको डिटर्मिनेंट में डाल दो। माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, M11 इज इक्वल टू 1001। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर। माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट निकल गया। सिमिलरली माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा, M12 इज इक्वल टू, सेकंड एलिमेंट है हमारा ये, एक सेकंड रब कर देता हूं। सेकंड एलिमेंट हमारा ये है, इसको ध्यान से देखो, इसकी रो कौन सी है, ये वाली, कॉलम कौन सा है, ये वाला। इसको दिमाग से निकाल दो, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे उसको डिटर्मिनेंट में डाल दो। एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे पास, 0 0 0 1, डाल दो यहां पे 0 0 0 1। आंसर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0।
दैट्स इट, M12 निकल गया हमारा। सिमिलरली माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, ये, इसकी रो कौन सी है, ये वाली, कॉलम कौन सा है, ये वाला। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे उनको डिटर्मिनेंट में डाल दो, 0 1 0 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली M21 निकालो, M21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M21 है हमारा ये वाला एलिमेंट। रब कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, पूरा अच्छे से समझाने का मन करता है इसलिए मैं बार बार रब करता हूँ, वरना घिच पिच करके भी कर सकता था मैं। सिमिलरली हमारा ये वाला एलिमेंट A21 है। अब इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, इस एलिमेंट की रो कौन सी है, ये वाली, कॉलम कौन सा है, ये वाला। जो 4 एलिमेंट्स बचे उनको डिटर्मिनेंट में डाल दो, 0 0 0 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम M22 भी निकाल लेंगे, M23 M31 M32 एंड M33 निकाल देते हैं। M22 क्या हो जाएगा, देखो A22 क्या है हमारा, ये वाला एलिमेंट है। इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, इसकी रो कौन सी है, ये वाली। जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसकी रो कौन सी है, ये वाली। कॉलम कौन सा है, ये वाला। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 0 0 1, उसको यहां पे डाल दो। दिक्कत बताओ किसी को कोई, 1 0 0 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली M23 निकाल दो, A23 हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। इसकी रो कौन सी है, ये वाली। कॉलम कौन सा है, ये वाला। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 0 0 0, लिख दो बस, 1 0 0 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। देन M31 क्या आ जाएगा, A31 हमारा ये वाला एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट इस वाली रो में है, इस वाले कॉलम में। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, ये 4। इन चारों को लिख दो, 0 0 1 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। इसके बाद M32 भी निकाल दो। M32 निकालोगे तो हमारा आ जाएगा 1 0 0 0 इज इक्वल टू 1 0 0 0 आ गया ना। देखो M32 हमारा ये वाला एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट इस वाली रो में, इस वाले कॉलम में। तो 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 0 0 0। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। आंसर क्या आ गया हमारा, 0। M33 क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 इज इक्वल टू, देखो रब कर देता हूं सारा। ये हमारा A33 एलिमेंट, इसकी रो कौन सी है, ये वाली। कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो 1 0 0 1, इसको मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर। दैट्स इट। ये हमारे माइनर्स हो गए। अब कोफैक्टर्स लिख दो। मैंने आपको कोफैक्टर्स बताया मैं। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो सेम टू सेम माइनर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं A11 A12 A13, देन A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने आपको बताया हुआ है जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं वो सेम टू सेम जो हमारे माइनर्स आए होते हैं ना, वही आते हैं, बस इनके आगे साइंस लग जाते हैं। तो देखो जो हमारे माइनर्स हैं, सबसे पहले वो ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देते हैं, 1 0 0, देन फिर 0, देन फिर 1, देन फिर 0, देन फिर 0, देन फिर क्या, 0 1। ये हमने लिख दिया। अब बस इनके आगे साइंस लगा दो। मैंने आपको बताया जब भी इवन पोजीशन होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, जब भी ऑड पोजीशन होगी तब नेगेटिव आएगा। इवन पोजीशन का क्या मतलब है, इन दोनों का सम इवन होना चाहिए। जब भी इन दोनों का सम इवन है तो पॉजिटिव साइन, जब भी इन दोनों का सम ऑड है तो नेगेटिव साइन। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। इन दोनों का सम इवन है, पॉजिटिव साइन। इन दोनों का सम ऑड है, नेगेटिव साइन। इन दोनों का सम इवन है, पॉजिटिव। इन दोनों का सम
ऑड है नेगेटिव, इवन है पॉजिटिव, इन दोनों का सम ऑड है नेगेटिव। देन यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों का सम इवन है पॉजिटिव, ऑड है नेगेटिव, इन दोनों का सम इवन है पॉजिटिव। ये हमारा शॉर्ट तरीका है पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने का। एंड मैंने आपको एक और शॉर्ट तरीका भी बता रखा है, वो इससे भी ज्यादा शॉर्ट है। उसमें क्या मैंने आपको बताया हुआ है, ये सारे साइन हटाओ, क्योंकि देखो अगर हम पॉजिटिव 1 लिखे या 1 लिखे बात तो एक ही होती है, इसलिए हम सिर्फ नेगेटिव साइन पे ध्यान देते हैं कि कहाँ पे नेगेटिव आना है, क्योंकि पॉजिटिव 1 या 1 बात सेम ही होती है, इसलिए हम सिर्फ नेगेटिव पे ध्यान देते हैं कि नेगेटिव आना कहाँ पे है। इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स में नेगेटिव आता है। मैंने आपको बताया था जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये मेरे 9 एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट में, या किसी में भी कहीं भी मान लो ये मेरे 9 एलिमेंट्स हैं, तो इन 4 पे नेगेटिव साइन आता है, इस पे इस पे इस पे और इस पे, इन चारों पे। तो इन चारों पे लगा दो माइनस 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 माइनस। इससे शॉर्ट तरीका बताओ हो सकता है कोई? तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बेसिकली देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस लगाने से कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे हम 0 ही लिख सकते थे, 0 और ये भी 0, क्योंकि माइनस साइन लगाने से कुछ फर्क पड़ा नहीं, माइनस 0 आ गया, माइनस 0 लिखो या 0 लिखो बात तो एक ही रहती है, तो हमने 0 ही लिख दिया। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। निकाल देते हैं। सबसे पहले माइनर्स निकाल देते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकाल देंगे। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालो, M11। फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा ये, इसको देखो कौन सी रो में है, इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में। देखो ये वाला एलिमेंट हमारा इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में, बस इसको अपने दिमाग से डिलीट कर दो। जो 4 एलिमेंट बचे उनको डिटर्मिनेंट में डाल दो, ये हमारा माइनर आ गया। 5 -1 1 2। अभी इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो माइनर हो गया फर्स्ट एलिमेंट का। M12 निकालो, माइनर ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है उसकी रो यही है, कॉलम कौन सा है इसका, ये वाला। बस इनको अपने दिमाग से हटा दो, जो 4 एलिमेंट बचे उनको डिटर्मिनेंट में लिख दो। 3 -1 0 2, दैट्स इट। M13 निकालो, क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट हमारा ये है, इसकी रो यही रहेगी, कॉलम इसका ये वाला हो गया। 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये 4, लिख दो बस। 3 5 0 1। M21 निकालो, ये वाले एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं, क्या आ जाएगा, एक सेकंड रब कर देता हूं इसको। इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट हमारा इस वाली रो में है एंड इस वाले कॉलम में है। इनको अपने दिमाग से हटा दो, जो एलिमेंट्स बचे उनको डिटर्मिनेंट में लिख दो। 0 4 1 2। सिमिलरली हम M22 भी निकाल लेंगे। M22 इज इक्वल टू, इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालो, इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में, तो क्या आ जाएगा 1 4 0 2। देन M23 निकाल दो। अब जल्दी जल्दी लिख दूं क्योंकि अब आपको प्रोसेस तो पता लग ही गया। M23 आ जाएगा हमारा 1 0 0 1। देख लेना ऊपर करके आराम से, मैंने आपको प्रोसेस तो सारा बता ही दिया। M31 आ जाएगा हमारा 0 4 5 -1। M32 एंड M33 क्या आ जाएगा, M32 आ जाएगा हमारा 1 4 3 -1 एंड M33 आ जाएगा हमारा 1 0 3 5। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या रहा हमारा आंसर, 5 to the 10, 10 + 1 11 हो जाएगा ये। देन 3 to the 6, ये 6 ही आ जाएगा बस, क्योंकि 6 - 0 हो जाएगा। देन 3, ये 3 आ जाएगा बस, ये हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। देन फिर ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 13 और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, बस सही है। ये हमारे माइनर्स आ गए।
अब कोफैक्टर्स निकाल दो। कोफैक्टर्स निकालना तो बहुत ज्यादा इजी है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? सेम टू सेम हमारे माइनर ही होते हैं, बस उनके आगे साइंस लग जाते हैं। A11 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 क्या आ जाएगा हमारा माइनर क्या है 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। देन 6, देन 3, देन माइनस का 4, देन 2, देन 1, देन -20, देन फिर माइनस का 13, देन फिर 5। दैट्स इट। बस अब जिस जिस कोफैक्टर के आगे माइनस साइन लगेगा लगा देते हैं। जो हमारी फर्स्ट रो होती है उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है। जो हमारी सेकंड रो होती है उसमें एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है। देन जो हमारी थर्ड रो होती है उसमें नेगेटिव साइन एक यहाँ पे आता है। बस ये हमारा आंसर हो गया। माइनस माइनस +4 हो जाएगा यहाँ पे। देन ये -1 ही रहेगा, ये -13 +13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। कोफैक्टर्स भी खत्म हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। ये हमें डिटर्मिनेंट निकालना है इसका यूजिंग कोफैक्टर्स। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया तो है, किसी भी एक रो के कोफैक्टर्स को उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। एक्सरसाइज 4.4 की बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, किसी भी एक रो के कोफैक्टर्स को, जैसे हमारे कोफैक्टर्स आए हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे कोफैक्टर्स आए हैं। अगर किसी भी एक रो के कोफैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें उसी रो के एलिमेंट से, एलिमेंट्स क्या थे जो हमारे डिटर्मिनेंट में हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं 538 201 123। अगर हम किसी भी एक रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें उसी रो के एलिमेंट से तो हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाता है। सिमिलरली हम इस वाली रो के साथ भी कर सकते थे। इस वाली रो के कोफैक्टर्स को इस वाली रो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली रो के कोफैक्टर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजिंग सेकंड रो, तो हम ये वाली रो का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड रो के कोफैक्टर्स को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और सिमिलरली हमारा ये वाला कंसेप्ट कॉलम के साथ भी होता है। अगर हम इस वाले कॉलम के कोफैक्टर्स को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली इस वाले कॉलम के कोफैक्टर्स को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। जो कंसेप्ट हमारा रो का होता है वो हमारा कंसेप्ट कॉलम का भी होता है। करते हैं इसको सॉल्व। अब हमें सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले माइनर्स निकाल लेते हैं, तभी हमारे कोफैक्टर्स आएंगे ना। तो माइनर्स निकालते हैं सबसे पहले, M21 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट हमारा 21 होता है ना, ये 22 ये 23, तो M21 निकालो, M22 निकालो, M23 निकालो। क्या आ जाएगा? M21 आ जाएगा हमारा। ये वाला एलिमेंट देखो कौन सी रो में है, इस रो में एंड इस कॉलम में। तो एलिमेंट्स कौन से बचे? 3 8 2 3। दैट्स इट। M22 क्या आ जाएगा हमारा? ये वाला एलिमेंट देखो कौन सी रो में है, इसी रो में एंड इस वाले कॉलम में। तो चार एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे पास? 5 8 1 3। M23 निकालो, इस रो में एंड इस वाले कॉलम में। चार एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे पास? 5 3 1 2। लिख दो बस। क्या आ जाएंगे हमारे माइनस? M21 इज इक्वल टू आ गया 3 3 9, 9 माइनस 16 कितना हो गया? माइनस का 7। M22 क्या आ जाएगा? 15 माइनस 8 7। देन M23 निकाल दो, 10 माइनस 3 7। अब कोफैक्टर्स निकाल दो। जैसे हमारे माइनर्स आ गए तो समझ लो कोफैक्टर्स भी आ ही गए। A21 क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारा माइनर है सेम टू सेम हमारा कोफैक्टर होता है, बस साइन लग जाते हैं कोफैक्टर्स में। अभी साइन भी लगाते हैं हम। A22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 8
2 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7। अब इनके आगे माइनस का साइन लगा दो। जो हमारी सेकंड रो होती है, हमने इस वाली रो के कोफैक्टर्स निकाले ना, जो हमारी सेकंड रो होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स नेगेटिव के होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी हमने यहाँ पे भी तो किया, देखो एक हमारा नेगेटिव साइन यहाँ था, एक हमारा नेगेटिव साइन यहाँ था। फर्स्ट रो में सिर्फ और सिर्फ ये वाला नेगेटिव होता है, सेकंड रो में ये वाला और ये वाला, थर्ड रो में सिर्फ ये वाला। हमें ये सब पता है। तो सेकंड रो में एक ये वाला नेगेटिव हो गया और एक ये वाला नेगेटिव हो गया, तो कितना आ गया 8 1 हमारा प्लस का 7 आ गया। ये 7 ही रहेगा, ये हमारा माइनस का 7 हो गया। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब इन कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दो इसी रो के एलिमेंट से। रो के एलिमेंट को मैंने इतना तगड़ा पेंसिल से कर दिया है, सारे खत्म ही हो गए। सेकंड रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दो सेकंड रो के एलिमेंट से, हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +7 इंटू में 2, मतलब 7 इंटू 2, देन फिर प्लस का साइन, फिर 7 इंटू में 0, देन फिर प्लस का साइन, फिर -7 इंटू में 1। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। 14 + 0 - 7 इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर, डिटर्मिनेंट क्या आ गया 7। दैट्स इट। क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये थर्ड कॉलम है इसके कोफैक्टर्स निकाल देंगे, फिर इसके कोफैक्टर्स को इसी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। देखो ना, मैंने अभी आपको ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन थर्ड की स्टार्टिंग में भी बताया। हम इस वाले कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे इसी वाले कॉलम के एलिमेंट से, तो हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्योंकि हमें इधर कह रहे हैं थर्ड कॉलम का यूज करना है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना कहा होता, हमें कहा होता कि कोई भी कॉलम का यूज कर सकते हो, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते, कॉलम 1 के कोफैक्टर्स को कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाता। सिमिलरली हम कॉलम 2 के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देते कॉलम 2 के एलिमेंट्स के साथ, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाता। पर अभी इधर कह रहे हैं कि थर्ड कॉलम का यूज करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड कॉलम का यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो कर देते हैं, सबसे पहले थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें माइनर्स चाहिए होंगे, तो माइनर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले माइनर्स ऑफ थर्ड कॉलम, हमें सिर्फ थर्ड कॉलम की जरूरत है, तो हम सब कुछ थर्ड कॉलम का ही निकालेंगे, माइनर्स भी एंड कोफैक्टर्स भी, सारे निकालने की जरूरत ही नहीं है। M13 क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट हमारा 13 होता है। इसको देखो कौन सी रो में है, इस वाली रो में है एंड इस वाले कॉलम में है। जो हमारा YZ है कौन सी रो में है, इस रो में एंड इस वाले कॉलम में। चार एलिमेंट्स कौन से बचे, ये तो लिख दो। M13 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/1Z। दैट्स इट। सिमिलरली M23 निकाल दो। M23 इज इक्वल टू, जो हमारा M23 है ये वाला एलिमेंट है, इसका कॉलम ये वाला है, इसकी रो ये वाली है। एलिमेंट्स कौन से बचे 1X 1Z, यहां पे लिख दो। सिमिलरली M33 निकाल दो, इज इक्वल टू 33 हमारा ये वाला एलिमेंट होगा। इसको देखो कौन से कॉलम में है, इस वाले कॉलम में एंड इस वाली रो में। एलिमेंट्स कौन से बचे, ये चार, लिख दो 1X 1Y। दैट्स इट, निकाल दो। M13 क्या आ जाएगा Z - Y, M23 क्या आ जाएगा Z - X, सही है। देन M33 क्या आ जाएगा Y - X। माइनर्स आ गए, अब कोफैक्टर्स निकाल दो। कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम क्या आ जाएंगे,
A13 इज इक्वल्स टू A23 इज इक्वल्स टू A33 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जो हमारे माइनर्स होते हैं वही हमारे कोफैक्टर्स आते हैं, हमें ये चीज पता है, बस साइंस लग जाते हैं कोफैक्टर्स में, z माइनस वाई, z माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स। अब जो हमारा थर्ड कॉलम होता है उसमें कौन सा एलिमेंट नेगेटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। जो हमारा थर्ड कॉलम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट तो नेगेटिव का होता है। मैंने आपको बताया तो है यार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन कौन से एलिमेंट्स नेगेटिव होते हैं? ये और ये। तुम्हारा थर्ड कॉलम कौन सा है? ये। तो इसमें कौन सा एलिमेंट नेगेटिव होगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। एंड नेगेटिव क्यों होते हैं? इनकी पोजीशन की वजह से। जो हमारा थर्ड कॉलम है उसका जो ये वाला एलिमेंट है ये क्या है? 8 2 3 है। इन दोनों का प्लस करो, देखो 5 आ रहा ना। जब इन दोनों का सम ऑड आए तब नेगेटिव साइन लग जाता है, जब इन दोनों का सम इवन आए तो पॉजिटिव साइन ही रहता है। देखो इन दोनों का सम भी इवन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा, इन दोनों का सम भी इवन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा। मतलब इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का सम ऑड है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। क्या आ जाएगा? 8 2 3 इज इक्वल्स टू माइनस जेड हो जाएगा एंड माइनस इंटू में माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो गया। ठीक है, तो हमारे ये कोफैक्टर्स आ गए तीनों, ये तीनों कोफैक्टर्स आ गए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो थर्ड कॉलम के एलिमेंट से, हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? z माइनस वाई इंटू में वाई जेड। कोफैक्टर्स को बस मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, z माइनस वाई इंटू में वाई जेड, देन x माइनस जेड इंटू में जेड एक्स, प्लस का साइन आएगा पहले, x माइनस जेड इंटू में जेड एक्स, देन फिर प्लस का साइन, फिर क्या है? y माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे ना एक हमारा कंसेप्ट लगता है, पहले मैं आपको ना नॉर्मली बताता हूँ। नॉर्मली क्या बच्चे करेंगे? वाई जेड को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, जेड एक्स को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स वाई को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो आंसर आ जाएगा। कई बच्चे ऐसे करेंगे, पहले चलो ऐसे ही कराता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हमारा ऐसे करने पे ना कुछ खास फायदा होता नहीं है। देखो मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं, आपको समझ आएगा। वाई जेड इंटू में जेड, वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड, देन प्लस जेड एक्स स्क्वेयर, देन माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, देन प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, देन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। अब देखो आपका यहाँ पे क्या फायदा हुआ? ना हमारा यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, ना कुछ कट रहा है। देखो कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा। जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर y कॉमन लेता हूँ, y इसमें से कॉमन मिल जाएगा, y इसमें से कॉमन मिल जाएगा, पर y इसके पास भी नहीं है, y इसके पास भी नहीं है, तो सब में से y कॉमन तो मिल नहीं रहा। सिमिलरली अगर मैं z कॉमन लेता, z इसके पास है, z इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, पर इसके पास नहीं है और इसके पास भी नहीं है, तो z भी कॉमन नहीं मिल रहा। सिमिलरली आप देखोगे x भी कॉमन नहीं मिलेगा, ना x इसके पास है ना x इसके पास है, सब में से तो कॉमन मिल नहीं रहा और हमारे कोई भी एलिमेंट्स कट भी नहीं रहे। अब हम क्या करें? देखो मैं आपको समझाता हूँ। गाइस हमारा मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो हमारा ये वाला स्टेप है ना, इस स्टेप को ना आगे सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास। ये स्टेप से मेरा क्या मतलब है? देखो जब भी हमारे कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसका फिर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उन्हीं के ही सब्ट्रैक्शन से या उन्हीं के ही एडिशन से भी हो सकता है। जैसे देखो हमारा ये दो वेरिएबल है वाई जेड, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है जेड माइनस वाई से। यही दोनों वेरिएबल है ना, देखो वाई जेड, यहाँ पे भी वाई जेड, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है जेड एक्स, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है इन्हीं के ही माइनस से। इन्हीं के ही प्लस से भी होता ना तो भी मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा वही वाला कंसेप्ट लगता। सिमिलरली देखो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है एक्स वाई, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है इन्हीं के ही माइनस से। तो जब भी गाइस हमारा ये वाला स्टेप आ जाता है ना मैथमेटिक्स में, जब भी हमारा ये वाला स्टेप आ जाता है मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करते हैं? किसी भी एक एलिमेंट को, चाहे इसको चाहे इसको चाहे तो इसको, इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को ऐसे का ऐसे ही रख लेते हैं, बाकी सबको खोल देते हैं। इससे हमारा क्या फायदा होता है? जिस एलिमेंट को हमने रोका है ना, जिस एलिमेंट को हमने खोला नहीं है, वो वाला एलिमेंट बाकी सब में बन जाता है। जैसे यहाँ पे z माइनस वाई है ना, यहाँ पे भी देख लेना हमारा z माइनस वाई बन जाएगा, यहाँ पे भी देख लेना हमारा z माइनस वाई बन जाएगा।
देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये वाला स्टेप। जब भी हमारा मैथमेटिक्स में ये वाला स्टेप आ जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे ये तीनों एलिमेंट्स है ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में से किसी भी एक को ऐसे का ऐसे नीचे लिख दो। इन तीनों में से किसी भी एक को ऐसे का ऐसे नीचे लिख लो। जैसे मैंने इसमें से इस वाले को ऐसे का ऐसे नीचे लिख दिया, z माइनस वाई वाई जेड, इसको ऐसे का ऐसे नीचे लिख दिया। और जो बाकी सब है ना, इनको ओपन कर दो, मतलब इनको मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो हमारा क्या बनेगा, यही चीज बनेगी। ये चीज दोबारा लिख देता हूँ, जेड एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप नहीं करते हम, जो ये वाला मैंने करा ना, ये वाला नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्टेप के बाद हमेशा मैथमेटिक्स में हम ये वाला स्टेप करते हैं। किसी भी एक एलिमेंट को ऐसे का ऐसे रख दिया, बाकी सबको खोल दो। क्या आ जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। बस इनको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो इससे हमारा फायदा क्या होता है, इसको ऐसे कैसे लिखा, z माइनस वाई वाई जेड। इससे देखो हमारा फायदा क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट चल रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे z माइनस वाई चल रहा है, तो हमारा यहाँ पे भी z माइनस वाई बन जाएगा एंड यहाँ पे भी z माइनस वाई बन जाएगा। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। जो ये हमारा जेड एक्स स्क्वायर है, इसको और इसको देखो, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इनको एक साथ लिख लो। इनको मैंने एक साथ इसलिए लिखा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इनको मैंने एक साथ इसलिए लिखा, देखो अब इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा, तो मेरा बचेगा क्या, जेड माइनस वाई। देख लो, तभी मैंने इन दोनों को एक साथ लिया। अब ऐसे ही देखो, इन दोनों को एक साथ लो तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। इन दोनों को मैंने एक साथ लिया तो मेरा क्या बचेगा, इधर भी मेरा एक्स है, इधर भी मेरा एक्स है, दोनों में से एक्स कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस का एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस साइन ऐसे कैसे लगाया, एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऐसे कैसी, जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई। अब देख लो, हमें यहां से भी जेड माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, यहां से भी जेड माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा और यहां से भी जेड माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा। इससे हमारा ये फायदा होता है। मैं मानता हूं ये वाला स्टेप थोड़ा सा ना लर्न करने वाला होता है, पर हमेशा हमारा मैथमेटिक्स में ना ऐसा ही होता है। जब भी ये वाला स्टेप आ जाए, मैंने आपको बताया ये वाला स्टेप क्या है, जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो और उन्हीं दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा हो उन्हीं के ही एडिशन के साथ या उन्हीं के ही सब्ट्रैक्शन के साथ, तब हम ऐसे करते हैं कि इन तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट को ऐसे कैसे रख दो, चाहे आप इसको ऐसे कैसे रख दो, चाहे आप इसको भी ऐसे कैसे रख सकते थे, चाहे आप इसको भी ऐसे कैसे रख सकते थे। इन तीनों में से किसी भी एक को ऐसे कैसे रख दो, जैसे मैंने इसको ऐसे कैसे रखा है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको भी ऐसे कैसे रख सकते थे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं होती। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, जेड माइनस वाई वाई जेड ऐसे का ऐसे प्लस, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई वाई जेड प्लस ऐसे का ऐसे ही। अब देखो इन तीनों में से मुझे z माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, z माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा तो लिख दो। तीनों में से मैं z माइनस वाई कॉमन ले रहा हूं। यहां पे मैंने z माइनस वाई कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहां पे बचा हमारा वाई जेड, यहां पे बचा हमारा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, देन लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का एक्स जेड प्लस वाई। ठीक है ना, z माइनस वाई तो कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का एक्स जेड प्लस वाई। अब देखो इस स्टेप में आपको क्या समझ आ रहा है, इस स्टेप में तो मुझे समझ आ रहा है कि x को यहां अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं तो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। कर देते हैं, z माइनस वाई, जो चीज समझ आ रही होती है वो कर देते हैं, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, देन प्लस का, देन माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस का एक्स वाई। अब देखो इस स्टेप के बाद आप क्या कर सकते हो, खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ एक सेकंड के लिए। मैंने सोचा यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, मैं क्या करता हूँ, जेड को कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। सिमिलरली आप जैसे यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई है, इन दोनों में से आप वाई को भी कॉमन ले सकते थे। जैसे मर्जी कर सकते हो, आंसर हर एक तरीके से आता ही आता है। जैसे मैं इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ जेड को, क्या आ जाएगा, जैसे इनको एक साथ लिख देता हूँ। सबसे पहले वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस का
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, क्या आ जाएगा जेड माइनस वाई, ऐसे कैसे उतार दिया। जेड कॉमन ले लो, क्या बचा इसमें से वाई माइनस एक्स। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से मुझे कॉमन मिल रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या एक्स माइनस वाई। इतना तो सबको समझ आ गया ना। अब ध्यान से देखो, जो हमारी ये वाली ब्रैकेट है और जो हमारी ये वाली ब्रैकेट है, ये आपको दोनों सेम सेम नहीं लग रहे। यहाँ पे हमारा x माइनस वाई है, यहाँ पे हमारा y माइनस एक्स है, तो दोनों सेम सेम ही तो है। इनको हम सेम सेम कैसे बना सकते हैं, देखो ना, इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लो। जब भी हम किसी में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होते हैं, उस टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने इस टर्म में से माइनस कॉमन लिया जैसे, तो माइनस का z हो जाएगा, तो जो अंदर होता है ना उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का x है तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का y है ये माइनस का y हो जाएगा। तो देखो मैंने साइन चेंज कर दिया इसके, तो ये बन गया ना हमारा x माइनस वाई। मैंने आपको दिखाया था सेम ही है ये, मैंने बस माइनस कॉमन ले लिया उसमें से, बात सेम ही हुई। अब माइनस कॉमन लेके मेरा फायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारा x माइनस वाई है, यहाँ पे भी हमारा x माइनस वाई है, x माइनस वाई मुझे कॉमन मिल गया, यहाँ पे z माइनस वाई भी चल रहा है। तो क्या आ जाएगा z माइनस वाई ऐसे कैसी, x माइनस वाई इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो x माइनस वाई आ गया। देन ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का z प्लस का x। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बताओ, सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे लिख देता हूं, z माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। अगर आप यहां पे आंसर छोड़ना चाहते हो ना, तो यहां तक भी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। एंड अगर आप बुक से आंसर मिलाना चाहते हो तो मैं आपको आंसर भी मिला देता हूं। हमारी बुक में क्या है, लाइन वाइज लिखा हुआ है। लाइन वाइज का क्या मतलब है, सबसे पहले हमारा x आता है, फिर हमारा y आता है, फिर हमारा z आता है, ऐसे होता है ना x y z। तो देखो हमारे एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, सबसे पहले तो x माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया है, जो हमारा z माइनस वाई है ना, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का z है तो वो माइनस का z हो जाएगा, माइनस का y है तो वो प्लस का y हो जाएगा। मैंने आपको बताया बस साइन पलट जाते हैं। सिमिलरली देखो इन्होंने क्या किया है, अब जो हमारा x माइनस जेड है उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा माइनस का z प्लस का z बन जाएगा, प्लस का x माइनस का x बन जाएगा। अब हमारा देखो फायदा क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर देखो हमारा क्या आ गया, सिस्टमेटिकली ऑर्डर आ गया हमारा, देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऐसे आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड फिर z माइनस एक्स। ये थोड़ा लाइन वाइज लिख दिया मैंने, नहीं तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, तो भी 100% राइट है, कोई टीचर गलत नहीं करेगा। और अगर आप यहां तक कर दोगे तो बेस्ट है बिल्कुल। दैट्स इट, क्वेश्चन 4 हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगर हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। अगर आपके किसी भी एग्जाम में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को। दैट्स इट, तो क्वेश्चन 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कोफैक्टर ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। देखो मैं समझाता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ये हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है एंड कह रहा है ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे A11 इज कोफैक्टर ऑफ A11, ये हमारा होता तो था। जैसे ये वाला हमारा A11 है वो किसका कोफैक्टर होता है, इसका। A12 किसका कोफैक्टर होता है, इसका। A13 किसका कोफैक्टर होता है, इसका। ये चीज कह रहा है बस क्वेश्चन में। एंड कह रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब ये वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया हुआ है कितनी बार, जब भी हम किसी एक रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी रो के एलिमेंट से, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। सिमिलरली अगर हम एक कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी कॉलम के एलिमेंट से, तो भी हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब देखो अगर मैं एक रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कराऊं इसी रो के एलिमेंट से, तो हमारा आता क्या है, A11 इंटू A11, A12 इंटू प्लस का साइन भी आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, A12 इंटू A12, A13 इंटू A13, यही होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है डिटर्मिनेंट। सिमिलरली अगर मैं
इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करता, इस वाले कॉलम के कोफैक्टर्स को इस वाले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता। सेम कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। और मैंने आपको ये चीज भी बताई हुई है, जैसे इस कॉलम के कोफैक्टर्स को अगर मैं किसी और कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता ना, जैसे मैं इस वाले कॉलम के कोफैक्टर को इस वाले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इस वाले कॉलम के कोफैक्टर को किसी और कॉलम से कर दूं, किसी और कॉलम के एलिमेंट से मतलब इससे, तो भी हमारा आंसर 0 आ जाएगा। सेम कॉलम को सेम कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ तो ही हमारा बस डिटर्मिनेंट आता है, वरना हमारा डिटर्मिनेंट नहीं आता। सिमिलरली सेम रो को जब मैं सेम रो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तभी हमारा डिटर्मिनेंट आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर किसी और रो को किसी और रो से मल्टीप्लाई करा दूंगा ना तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। अब देखो, मैं आपको कॉलम से बता रहा था ना, जब मैं इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड वाले कॉलम को थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, A13 इंटू A13, A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा डिटर्मिनेंट ही आएगा, सेम वैल्यू आएगी दोनों। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, जब भी हम कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना उनके एलिमेंट से, तो हमारे ये दोनों सेम होते हैं। ये चीज और ये चीज सेम होती है, ये चीज और ये चीज सेम होती है, ये चीज और ये चीज सेम होती है। जब हमारी ये चीज सेम है तो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा, जब हमारी ये चीज सेम नहीं है ना तो हमारा 0 आ जाएगा आंसर। ये चीज मैंने आपको बताई तो है। जैसे मैं इस वाली रो को मैं मल्टीप्लाई कराता इससे, तो मेरा आंसर क्या था, A21 इंटू A11, A22 इंटू A12। ये सेम नहीं है ना, देखो, A21 इंटू A11, A22 इंटू A12 एंड A23 इंटू A13। ये हमारे सेम नहीं है। देखो, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं होते तब हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। इट मीन्स हमारी ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। अब देखो, इधर हमारे ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, ये हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, तो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा। अब यहाँ पे देख लो, जो सेम है वो हमारा डिटर्मिनेंट है। देख लो कौन सा सेम है, ये हमारा सेम है, देख लो, D 11 21 31, ये सेम है। तो क्वेश्चन 5th का आंसर क्या हो गया, D इज करेक्ट आंसर। एंड यहां पे ना रीजन लिख देना, व्हेन वी मल्टीप्लाई कोफैक्टर्स ऑफ वन रो या फिर कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ वन रो, एक रो के कोफैक्टर्स या फिर एक कॉलम के कोफैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं उसी सेम रो या सेम कॉलम से, तब मेरा डिटर्मिनेंट आता है। यहां पे लिख देना, व्हेन वी मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ वन रो और कॉलम विद सेम रो, नहीं ऐसे नहीं, विद एलिमेंट्स ऑफ सेम रो, ऑफ सेम रो और कॉलम। Hence, D is correct answer. When we multiply cofactor of one row or column with elements of same row or column, then we get determinant as the final answer. That's it. हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई। एंड ये अगर आपको मेरे सारे नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो ये मैं सारे नोट्स लिखता हूँ, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ या जो भी आपके फोन में वेब ब्राउजर हो उस पर जाओ और लिखो www.subjectteacher.in। कहीं भी ना स्पेस मत देना, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज लिखनी है, कहीं भी स्पेस मत देना। www.subjectteacher.in, फिर एक वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट के ना राइट साइड में एक ऐसे ऑप्शन होगा, मेन्यू लिखा होगा, उस मेन्यू पे क्लिक कर देना, एक लिस्ट खुल जाएगी, बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी। उसमें एक जगह लिखा होगा कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th,
ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना तो आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।